Hello everyone. I am honored to welcome Kumar Soumya to the Guftgu series presented by Samarpan IAS classes. Today he will share his journey, the obstacles he faced, and how he cleared the Civil Services Examination 2019 with flying colors. So welcome Kumar Soumya. Thank you, ma'am. Thank you for the honor. First of all, congratulations on clearing the Civil Services Examination 2019. सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का मतलब आपने कब सोचा और किस तरह से प्लान किया? मैम इस एग्ज़ाम के बारे में मतलब इनिशियली मेरा इंक्लिनेशन नहीं था। मैं मतलब अपने कॉलेज डेज में मैं प्राइवेट जॉब में उसके बाद कैंपस प्लेस्ड हो गया था। बट ड्यूरिंग माय जॉब पीरियड जब मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था तो बाहर के काफ़ी इश्यूज मैंने फेस किए। तो उन सब इश्यूज को देख के लगा कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ एक झुकाव आया और उसके बाद जस्ट आई वांटेड टू गिव इट अ ट्राई, बट लेटर ऑन इट बिकेम माय पैशन दैट आई वांटेड टू क्लियर इट like whatever it takes. तो इस तरह से थोड़ा मेरा इस फील्ड के प्रति विथ टाइम एक इंक्लिनेशन बढ़ता चला गया मैम। तो कोई प्रिपरेशन से पहले आपका ऐसा था कि कोई बैकअप प्लान होना चाहिए या आपने कोई बैकअप प्लान रखा हुआ था कि अगर एग्जाम नहीं क्लियर होता तो मैं फिर ये करूंगा? मैम मैं जब इनिशियली आया था तो मैं बैकअप प्लान सोच कर आया था। तो उस वक्त यही सोचा था कि अगर यूपीएससी नहीं होगा तो हम मतलब आईएम वगैरह में एमबीए के लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने 6-7 महीने की मेरी इनिशियल प्रिपरेशन हो गई थी तो उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मुझे इस एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देना है और मैं अभी इसके अलावा मैं और किसी चीज़ की तरफ अभी फोकस नहीं करूँगा। तो मैंने फिर एक माइंड फ्रेम मेरा चेंज हो गया था कि आई विल हैव टू गिव एनफ टाइम टू माई सेल्फ टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। तो मैंने फिर 2-3 साल का पीरियड सोच लिया था without any backup for that coming years. तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में या प्रिपरेशन के जब ड्यूरेशन था उसमें आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? मैम मुझे इनिशियली तो मैं मुंबई में काफ़ी टाइम था। तो सबसे पहला चैलेंज तो मेरे लिए दिल्ली का वेदर था, क्योंकि मैं जून के महीने में यहाँ आया था तो बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट से चैलेंज था। प्लस यहाँ पर जो रहने का जो रूम वगैरह है, तो ओल्ड राजेंद्र नगर में बड़े छोटे छोटे कमरे हैं। तो उस तरह की इनिशियली जिस तरह से आप जॉब में जब रहते हो, 1 साल में जॉब में था तो बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ में था। तो वहां से एक बहुत ही बड़ा मेजर शिफ्ट था मेरे लिए। तो एक तरह से एक लाइफ स्टाइल का चेंज करना, खुद को एक डेली स्टूडेंट लाइफ में वापस लाना। तो इनिशियली 1 मंथ इस पार्ट पे मेरा स्ट्रगल रहा। और उसके बाद मेरा स्ट्रगल ये था कि मैम की जो नॉर्मल किसी भी सिविल सर्वेंट का होता है, तो हाउ टू हैव अ वेरी गुड प्लानिंग एंड हाउ टू सी दैट यू आर एबल टू क्लियर द गोल। तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी मेरे अंदर थी। मुझे ये पता था कि मैं एक एग्जाम कर जाऊंगा, बट मुझे ये था कि इसके लिए मुझे इंश्योर करना होगा कि मैं अपने पूरे समय को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो मेरे उसके लिए मेरे वीकली गोल्स, मंथली गोल्स और एक लॉन्ग टर्म प्लान्स थे, और मैं काफ़ी हद तक उसको एग्जीक्यूट कर पाता था मैम। इसके अलावा आपकी कोई और लिमिटेशंस जो आपको लगा कि ये चैलेंज है? हाँ मैम, मतलब मेरी फिजिकल लिमिटेशंस थी। मुझे राइट लेग में पोलियो है, तो उसकी वजह से भी मुझे थोड़ी सी आने जाने में दिक्कत होती थी। मेरे मेडिकल इश्यूज थे। लेकिन अगेन जब आप इतने बड़े एग्जाम को फोकस करते हो तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। तो इनिशियल हिकअप्स थे, दिक्कतें तो थी, लेकिन मुझे वही लगा कि जिस चीज़ को हम एम कर रहे हैं वो इतनी बड़ी चीज़ है कि इट डिमांड समथिंग फ्रॉम योर साइड। सो आई थॉट इन दैट वे। तो इस तरह से मैं इन सब चीज़ों को ओवरकम कर पाया। मतलब मैंने कभी इसको इस तरह से नहीं देखा कि इसकी वजह से मेरा एग्जाम नहीं होगा। रेदर मैंने इसको एज अ मतलब मोटिवेशन देखा कि एक और चैलेंज है जिसको ओवरकम करना है ताकि मैं इस एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर कर पाऊँ। अच्छा, कितना मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए एस्पिरेंट को, क्योंकि एग्जाम है, बहुत लंबा प्रोसीजर है, मेंस, इंटरव्यू, और उसके बाद अगर नहीं क्लियर हो पाता तो आपको फिर से प्रीलिम्स की शुरुआत करनी होती है विद एंथुसियाज्म, दोबारा से सब कुछ भूल के। तो मतलब कितना मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए? मैम मेरे हिसाब से तो इसमें सबसे बड़ा जो गेम है इस यूपीएससी के एग्ज़ाम का, वो आपके मेंटल लेवल का है सबसे ज़्यादा। चाहे वो प्लानिंग में हो, चाहे वो फेलियर्स को डील करने में हो, या चाहे अपने जो ग्रेजुअल स्टेप्स आप मतलब इस एग्ज़ाम में आप प्लान कर रहे हो उसके लिए हो।
मे बी प्लान बी अगर आप सोच रहे हो तो प्लान बी के साथ आप कैसे इस एग्जाम को परस्यू करोगे, कंटिन्यू करोगे विद जॉब। तो इस तरह से आपको हर चीज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैम मेंटल लेवल पे बहुत ज्यादा आती है। तो मुझे लगता है कि जब फेलियर्स को, जब मैं लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इंटरव्यू के बाद जब आप नहीं सेलेक्ट होते हो तो बहुत ही ज्यादा डिमोरलाइजिंग होता है। लेकिन अगेन आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि द पीपल हु गेट सेलेक्टेड दे वर बेटर दैट ईयर। तो आपने क्या गलती की, आप उसको इंट्रोस्पेक्ट करके ही आगे इम्प्रूव कर सकते हो। तो आई थिंक दिस इज हाउ यू हैव टू सी इट। बट एक दो दिन का अगर किसी को बहुत दुख हो रहा है तो ही कैन लाइक टेक दैट ब्रेक। बट अगेन उसको इस एग्जाम को फिर हमेशा पॉजिटिव आउटलुक से ही अप्रोच करना होगा। ओके। और आपने अपना ऑप्शनल कैसे डिसाइड किया, या ऑप्शनल डिसाइड करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए एस्पिरेंट्स को? मैम मैं ऑप्शनल जब डिसाइड कर रहा था तो मैंने बहुत रिसर्च किया कि किस ऑप्शनल में नंबर आते हैं जहाँ मेरा इंटरेस्ट भी लाई करता है। और लॉन्ग टर्म में मुझे पता था कि ऑप्शनल एक ऐसी चीज है कि जो अगर आप एक बार डिसाइड कर लेते हो तो आफ्टर दैट मैं, ये क्लियर था कि मैं उसको चेंज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ऑप्शनल के लिए बहुत लोगों से बात की। और मेरा एक फ्रेंड है मेरे स्कूल का, रामकृष्ण मिशन से, तो उसने मैथिली लिटरेचर लिया था। मेरे एक सीनियर हैं आईआईटी बॉम्बे से, उन्होंने भी मैथिली से आईएएस क्रैक किया था। उनकी 95 या 97 रैंक आई थी 2014-15 में। तो इस तरह से मैंने देखा था लोगों को सक्सेसफुल होते हुए इस ऑप्शनल से। तो मेरा एक नेचुरल इंक्लिनेशन था लिटरेचर के प्रति, और मुझे लगा कि इससे लोग आईएएस क्रैक कर रहे हैं, तो आई थॉट कि आई शुड टेक दिस ऑप्शनल। तो इस तरह से मैंने मैम ऑप्शनल डिसाइड किया अपना। जैसे कि आपके एसए पेपर में भी बहुत अच्छे मार्क्स थे, और 2017 में आपके 159 मार्क्स थे हाँ आपके हाँ, एसए इस पेपर पर। में, 2017 में। यस तो मैम। 159 इज अ वेरी यस गुड मैम। स्कोर एसए के लिए। तो आप ऐसे जैसे लिखते समय आप किस चीज पे आपने ध्यान दिया, या ऐसे को आपने किस तरह से प्रिपेयर किया, या ये जो ऐसे पेपर है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसको किस तरह से डील करना चाहिए? मैम मैं जब मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था उस वक्त वो मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो मुझे ये पता था कि मैं किसी भी चीज़ को जाने नहीं दे सकता। तो मैं ऐसे को एज अ ब्राउनी पॉइंट देखता था कि यहाँ अगर मैं अच्छा स्कोर कर गया तो मुझे एक एज मिल सकता है। तो उसके लिए मैं वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के लिए तैयार था। तो इसलिए मैम मैंने एसे में प्रॉपर 1 महीने का टाइम दिया था। मैंने 8 टेस्ट लिखे थे एसे के, और मैं बहुत ही ज़्यादा एनालाइज किया था एसे में। मैंने उन टॉपर्स की कॉपीज पढ़ी थी जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, जिनके मार्क्स अच्छे आए थे एसे में। उसमें मैंने फिर फर्दर फिल्टरिंग की थी कि किस टॉपर का जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है मेरे हिसाब से सूट करता है। क्योंकि मुझे सिंपल लैंग्वेज पसंद है, तो मैं सिंपल एसेज देख रहा था जो सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं। तो उस तरह से मैंने उनके कॉमन पॉइंट्स देखे कि क्यों इनके नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो वो सब एनालिसिस करके मैंने अपने पॉइंटर्स बनाए कि ये चीज़ें मुझे करनी है, और ये अगर मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा तो शायद अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और सेकंड थिंग ये थी कि मैम मैंने देखा था कि अगर ऐसे में आप अपने इमेजिनेशन को नहीं रोकते हो और आप टॉपिक पे स्टिक करके आप एक अपना खुद की एक इनोवेटिव व्यू पॉइंट ला सकते हो या क्रिएटिविटी ला सकते हो, तो उससे मार्क्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि तभी आपको एक किसी दूसरे से ज्यादा नंबर मिलेंगे, एवरेज से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने उसके लिए ट्राई किया था मैम। तो इतने मार्क्स तो कोई सोचता नहीं है, तो जब आ गए तो बड़ा अच्छा लगा कि थिंग्स क्लिक। बट अगेन मैम ये हर बार नहीं हो सकता। इट वाज जस्ट दैट ईयर की द टॉपिक्स वेर आल्सो लाइक दैट where I was very sure of the content. अच्छा। तो जैसे एक एसे से दूसरे एसे पे स्विच करना होता है, और आपके पास टाइम, लिमिटेड टाइम है, आपको प्लान करना है और एक टॉपिक से दूसरे में करना है, तो उसमें आप मतलब किस तरह से एग्जाम में आप किस तरह परफॉर्म करते थे? मैम ऐसे में तो मेरा ये मानना है कि इवन जीएस पेपर में भी कि टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैंने दोनों ऐसे में 1.5 घंटे का फिक्स रखा था कि 1.5 आवर से एक्सीड नहीं करना है। तो जब मैं पहला ऐसे लिख रहा था 17 में, तो 1 घंटा 20 मिनट हो चुका था और मेरे पास बहुत पॉइंट्स थे लिखने को। तो और वो टॉपिक्स बहुत अच्छा था, फार्मर पे था और मेरे पास बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। लेकिन मैंने सोचा नहीं, अब इसको रैप अप करना है क्योंकि अब अगला ऐसे भी मुझे बहुत अच्छा लिखना है। तो फिर लास्ट के 10 मिनट मैंने बस कंक्लूजन उसको वाइंड अप करने पे फोकस किया। तो काफी मेरे पॉइंट्स मेरे को कंप्रेस करने पड़े, कुछ पॉइंट्स छोड़ने भी पड़े जो कि अच्छे पॉइंट्स थे। बट देन अगेन वही है मैम कि दोनों ऐसे का इक्वल वेटेज है, तो उसकी वजह से मैं सेकंड ऐसे में भी बहुत अच्छा लिख पाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों ऐसे को इक्वल टाइम दें और इक्वल इंपॉर्टेंस दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि इंटरव्यू के लिए आपका कोई सक्सेस मंत्र, या आप कुछ बताना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को
कि इंटरव्यू की किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? एक्चुअली इंटरव्यू के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी 148 मार्क्स थे और लास्ट ईयर तो इंटरव्यू मेरे लिए डिजास्टर रहा था, 132 मार्क्स आए थे। बट दिस ईयर आई एम होपफुल कि इंटरव्यू थोड़ा अच्छे मार्क्स आएंगे। तो लेकिन मुझे ये लगा था कि इन बोथ केसेस लाइक फॉल्ट गलती मेरी थी, तो मुझे अपनी गलतियों पे काम करना था। तो इस अटेम्प्ट में मैंने उस चीज़ पे इम्प्रोवाइज किया है, तो अभी मार्क्स आएंगे तो भी मैं कुछ कह पाऊंगा कि मैम मैं इसमें मैंने जो चेंजेस किए वो वर्क किए कि नहीं। बट हाँ, जहाँ तक एफर्ट्स की बात है तो इंटरव्यू में शुरू के अटेम्प्ट में मेरे से गलती ये हुई थी कि मैंने अपने डेफ का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया था, या मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा था इंटरव्यू को लेके। तो इस अटेम्प्ट में मैंने चीज़ों को थोड़ा सिंपल रखा था, बहुत ही मिनिमम मार्क्स दिए थे और मैंने ये कोशिश की थी कि मैं जो नेचुरल हूँ मैं वही वहाँ पैनल के सामने अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करूँ। अच्छा, आपकी इस जर्नी में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट कौन था? जर्नी में मेरे सपोर्ट मेरी पूरी फैमिली है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो अंडरलाइंग पार्ट आपके हमेशा पेरेंट्स होते हैं और मेरे केस में वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सेकेंडली उसके बाद मेरे मामा हैं, वो अभी सीएसएफ में इंस्पेक्टर हैं। इनिशियली उन्होंने ही मुझे इस फील्ड की तरफ इंटरेस्ट पैदा किया, मुझे बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर में ये चीज़ें होती हैं, तो ही वांटेड मी टू गो फॉर दिस प्रिपरेशन। लेकिन ऑब्वियसली कॉल मेरा था, लेकिन ये जो इनिशियल पुश है वो उनकी साइड से आया था। इसके अलावा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ड्यूरिंग द होल जर्नी, मेरी मौसी हैं एंड सी वाज लाइक सपोर्ट टू मी, लाइक इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग वो हमेशा मुझे कहती थी कि तुम एफर्ट लगाते रहो, तुम्हारा हो जाएगा। तो उस तरह की चीज़ें बहुत अपने आप को आपको मोटिवेट करती हैं अगर फैमिली आपके साथ है तो मुझे लगा कि मुझे पूरी फैमिली का सपोर्ट मिला, इंक्लूडिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑल, सबसे मुझे सपोर्ट मिला। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक पॉजिटिव था इस जर्नी में कि मुझे फैमिली की तरफ से कभी कोई नेगेटिविटी का सामना नहीं करना पड़ा। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे, जैसे आप दिल्ली में रह रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाता है फाइनेंशियली, कि आप एक साल प्रिपेयर कर रहे हो या आप दोबारा दे रहे हो, तो उसमें फाइनेंशियली आप किस तरह से आप मैनेज करते थे? मेरा क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन हो गया था, तो 2 साल इनिशियली जब मैं आया था तो मुझे पता था 1 साल मुझे प्रिपेयर करना है, 1 साल अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करता हूँ तो मिनिमम 2 इयर्स का टाइम मुझे लगेगा। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सेविंग्स की थी। बाकी मेरे पापा ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया और उसके बाद क्योंकि मैं फिर सर्विस में आ गया था तो आफ्टर दैट आई वॉज एबल टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो मेरे लिए वो पार्ट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन हाँ इनिशियल 2 इयर्स में मेरे पापा का फाइनेंशियल सपोर्ट मेरे लिए बहुत वाइटल था। ये आपका फाइनल अटेम्प्ट था या आप आगे भी देने का सोच रहे हैं? मैम एक्चुअली अभी सर्विस एलोकेशन का मैं वेट कर रहा हूँ, तो अब जो भी सर्विस मुझे मिलेगी उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूँगा। बट मोस्ट लाइकली अभी अगर मैं ब्रेक का सोच भी रहा हूँ तो भी मैम फ्यूचर में मे बी मेरे को अगर अपनी सर्विस में मैं जाके देखना चाहता हूँ, तो अगर मैं वहाँ पर सेटिस्फाइड रहा तो मे बी मैं फर्दर अटैम्प्ट ना दूँ। लेकिन अगर मेरे मन में आया कि नहीं मुझे फिर से अटैम्प्ट देना है और मुझे आईएएस ही चाहिए, तो उस केस में मैं फर्दर ट्राई कर सकता हूँ मैम। बट अभी राइट नाउ मतलब मैंने इस पे कोई डिसीजन नहीं लिया मैम। आप हमारे व्यूअर्स को या जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैं सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही देना चाहता हूँ कि मतलब लास्ट ईयर मैं फेल कर गया था, इस ईयर मैं पास कर गया, लाइक तो दोनों साइड की फीलिंग है मेरे पास। तो मुझे ये लगता है कि सक्सेस फेल्योर पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अगर रिजल्ट से अटैच्ड हो जाते हैं तो फेल्योर को बहुत हार्ड होता है कि आप उसको मतलब रियलिटी को एक्सेप्ट कर सकें। तो इसीलिए मतलब इसमें मुझे यूपीएससी में तो बेस्ट लगता है जो भगवत गीता में कहा गया है कि आप निष्काम कर्म कीजिए और रिजल्ट जब होना होगा आपका हो जाएगा। क्योंकि देर आर सो मेनी सक्सेस स्टोरीज जहाँ लोग 4th अटेम्प्ट 5th अटेम्प्ट इवन 6th अटेम्प्ट में डायरेक्ट आईएएस क्लियर कर जाते हैं। तो इस एग्जाम में तो खासकर ये और भी ज्यादा ट्रू है कि समटाइम्स आपको लगता है एग्जाम खराब गया और उस साल आपके रिजल्ट सबसे अच्छा आया। तो इसलिए यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि एस्पिरेंट्स को मेंटली बड़ा टफ रहना चाहिए और रिजल्ट से थोड़ा डिटैच रहना चाहिए, लेकिन दे शुड गिव देयर बेस्ट बट दे शुड नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट। समटाइम्स वन और अदर फैक्टर कोई भी एक चीज आपकी नहीं बैठी तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या आप 1-2 नंबर से कट ऑफ से रह गए, तो ये सारी चीजें होती रहेंगी इस एग्जाम में। Our Samarpan IAS classes जो है, it is a platform to make the civil services preparation accessible and freely available.
तो आप इसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहेंगे? मैम मैंने मतलब वीडियोस देखे हैं और हिस्ट्री के वीडियोस वगैरह भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे कल्चर के, विथ डायग्राम्स एंड ऑल। आप अच्छा एक्सप्लेन कर रही थी चीज़ों को। तो मुझे ये लगता है कि अभी क्योंकि ऑनलाइन सोर्सेज और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए ड्यू टू कोविड एंड ऑल, तो समर्पण आईएएस क्लासेस बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि उनको वीडियोस ज़रूर देखने चाहिए और इससे उनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। और इन डिटेल तो उनको एट द एंड ऑफ द डे बुक्स पढ़नी है, but they can take guidance from this online source, and that can help them actually understand the concepts better. Thank you, Kumar, for giving your precious time to us, and all the best for your future endeavors. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am.